ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि खुश हो या दुखी, क्योंकि संजना ने अचानक उसे प्रपोज कर दिया था, जिससे उसे सुखद और अनपेक्षित झटका लगा। लेकिन दूसरी तरफ उस पिशाच के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। आज तो बच गया, लेकिन अगली बार नहीं। अब ईशान को अर्जुन के हत्या के रहस्य से ज्यादा अपनी जान की चिंता सताने लगी थी। अर्जुन की मौत के लिए भी वही पेटी जिम्मेदार थी। यह अब साफ हो चुका है, कहीं मेरा अंत भी इसी तरह तो नहीं होने वाला। कपड़े से माथे का पसीना पोंछते हुए वह गहरे विचारों में डूब गया। अगर मैं यहाँ से चला जाऊं तो अगला दांव खेलने का सवाल ही नहीं उठेगा। शायद उस पेटी और उस पिशाच की शक्ति सिर्फ इसी बंगले तक सीमित है। मुझे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। ईशान उठा और जल्दी जल्दी बैग में अपने कपड़े भरने लगा। बैग उठाकर वह नीचे आया। साहब, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? गणपत ने पूछा। मुंबई में कुछ जरूरी काम है, इसलिए जाना पड़ रहा है, ईशान ने जवाब दिया और दरवाजे से बाहर निकल आया। उसने सोचा कि अर्जुन की गाड़ी लेकर चला जाए, लेकिन जैसे ही वह बंगले के बाहर पहुंचा, उसने देखा कि कार के दोनों टायर पंक्चर थे। मजबूर होकर उसने ट्रेन से जाने का फैसला किया। चलते चलते वह मुख्य सड़क तक पहुंचा और सामने से आ रही एक रिक्शा को हाथ देकर रोका। रिक्शे में बैठकर वह स्टेशन पहुंचा। प्लेटफॉर्म पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। सामने से सीएसएमटी जाने वाली लोकल आती दिखी। दोपहर का समय होने के कारण ट्रेन में ज्यादा भीड़ नहीं थी। लोकल प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी और ईशान जल्दी से अंदर चढ़ गया। डिब्बे में ज्यादा लोग नहीं थे, सीटें खाली थीं। यह देखकर वह खिड़की के पास जाकर बैठ गया। सामने की सीट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था, जो शायद बैठे बैठे ही सो गया था। ईशान खिड़की से बाहर देखने लगा। बस एक बार घर पहुंच गया तो इस सब से छुटकारा मिल जाएगा। 3 दिन बाद की फ्लाइट बुक कर लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। फार्म हाउस का क्या करना है, बाद में सोचूंगा। ईशान ने राहत की सांस ली। 5-10 मिनट बीत चुके थे। वह बुजुर्ग अब नींद से जाग चुका था। उसने अपनी आंखें मलते हुए ईशान की तरफ देखा और उसकी नजर ईशान पर स्थिर हो गई। फिर उसने एक अजीब सी मुस्कान दी और पूछा, बेटा कितने बजे हैं? ईशान ने अपनी कलाई की घड़ी देखी। 11:30 बजे थे। 11:30 बजे हैं काका, ईशान ने जवाब दिया। लेकिन वह बुजुर्ग अब भी उसी अजीब नजरों से उसे घूरे जा रहा था। अब भी वक्त है, वह बुदबुदाया। किस चीज का वक्त है? ईशान ने हैरानी से पूछा। अभी भी वक्त है। क्या तुम्हें लगा कि खेल खत्म हो गया? बुजुर्ग ने गहरी नजरों से उसे घूरते हुए कहा। ईशान सकते में आ गया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, लेकिन तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी तुम्हें ढूंढ ही लेगा। बुजुर्ग के शब्द और उसके चेहरे के भाव देखकर ईशान के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उस बुजुर्ग के मुंह से एक अजीब भाषा में शब्द निकलने लगे। सस र र र र र यत्तात केर गत गग गग। उसके चेहरे के हाव भाव डरावने लगने लगे। ईशान घबराकर उठा और जल्दी जल्दी दूसरे डिब्बे की ओर बढ़ने लगा। वह दूसरे डिब्बे में आकर एक खाली सीट पर बैठ गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। आखिर वह आदमी ऐसा क्यों बोल रहा था और उसे उस खेल के बारे में कैसे पता था? वह इसी उधेड़बुन में था कि अचानक उसे कानों में वही अजीब भाषा सुनाई देने लगी। सतर्क होकर उसने खिड़की से नजरें हटाकर अंदर की तरफ देखा और उसका खून जम गया। क्षण भर पहले खाली पड़ा डिब्बा अब अजीब और गरीब लोगों से भर चुका था। बिना चेहरे वाले लोग, सपाट चेहरा, न कान, न नाक, न आंखें, सिर्फ एक खुला हुआ मुंह जो लगातार बुदबुदा रहा था। सस 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 र र र र र यत्तात
केर गत गग। ईशान पूरी तरह जड़ हो गया। अचानक घंटी बजने की तेज आवाज गूंजने लगी, इतनी तेज कि उसके कान के पर्दे फटने वाले लग रहे थे। वह दर्द से तड़प उठा। यह सब अब सहन करना मुश्किल हो रहा था। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए, आंखें बंद कर लीं और सिर झुकाकर जोर से चीख पड़ा। तभी उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। वह घबराकर होश में आया और इधर-उधर देखा। वह फिर से प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठा था और सामने से सीएसएमटी जाने वाली ट्रेन आ रही थी। मैं तो अभी भी प्लेटफॉर्म पर ही हूँ। तो फिर अभी-अभी जो हुआ वह क्या था, सपना या हकीकत? ट्रेन आकर रुक गई। वह उठकर ट्रेन में चढ़ा। उसने नजरें घुमाई और वह सिहर उठा। वही बुजुर्ग व्यक्ति ठीक उसी सीट पर बैठा था, आंखें बंद किए हुए। अचानक बुजुर्ग ने आंखें खोलीं, ईशान की तरफ देखा और एक विकृत मुस्कान दी। ईशान का खून ठंडा पड़ गया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। ईशान ने बिना कुछ सोचे समझे ट्रेन से छलांग लगा दी। अब वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा बुरी तरह घबरा रहा था। यह सब आखिर हो क्या रहा है? यह कहीं मुझे चेतावनी तो नहीं? क्या यह खेल अधूरा छोड़कर भागने के खिलाफ कोई इशारा है? वह यही सोच ही रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर के मारे झटके से पीछे मुड़ा। एक लड़का पर्चे बांट रहा था। उसने एक पर्चा ईशान के हाथ में दिया और चला गया। ईशान ने पर्चा खोला और पढ़ा। दोपहर का 1 बज चुका है, साहब उठिए। ईशान को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने उस लड़के को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह अब प्लेटफॉर्म पर कहीं नहीं था। उसने दोबारा पर्चे की तरफ देखा और एक और झटका लगा। साहब उठिए, सब ठीक तो है ना साहब? ईशान पूरी तरह चकरा गया। उसने पर्चे से नजर हटाई और इधर-उधर देखा और वह स्तब्ध रह गया। वह प्लेटफॉर्म पर नहीं था, वह अपने ही बेडरूम में था। वह पसीने से पूरी तरह तरबतर था। बाहर से दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। साहब उठिए, साहब। बाहर से गणपत की आवाज आ रही थी। ईशान खुद को संभालते हुए उठा। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सपने में ही हो। वह उठा और दरवाजा खोला। साहब आप ठीक है ना? मैं डर गया था। रात का 1 बज गया है, आप अभी तक सो रहे थे। तबीयत तो ठीक है ना? गणपत ने चिंता से पूछा। समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है, ईशान ने कहा। जाने दो, चाय लेकर आओ। ईशान ने जानबूझकर ज्यादा कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर वह कुछ और बोलता तो फिर से वही अजीब भाषा में वाक्य उसके मुंह से निकलने लगते। गणपत नीचे चला गया। ईशान कमरे के अंदर आकर बिस्तर पर बैठ गया। उसके मन में डर के बादल घने होते जा रहे थे। मैं इस खेल से बाहर निकलने की कोशिश कर भी लूं, तो भी यह खेल मुझे छोड़ने वाला नहीं है। वह निराश होकर खुद से बुदबुदाया। गणपत चाय रखकर चला गया। ईशान चाय पीते हुए वहीं बैठा रहा। 2 रातों में 2 बार यह खेल हो चुका था और आज तीसरी रात थी। आज क्या होने वाला था? कौन जीतेगा, वह या मैं? अगर मैं जीत गया तो मेरी कोई इच्छा पूरी होगी, लेकिन अगर मैं हार गया और पासे उसके हाथों में चले गए तो वह न मुझे जीतने देगा और न खुद हारेगा। लेकिन कल रात उसके हाथ से ऐसे पासे कैसे गिर गए जिससे उसे हार माननी पड़ी। ईशान गहरी सोच में पड़ गया था। रात के बारे में सोचकर ही उसका दिल बैठा जा रहा था। किसी तरह उसने थोड़ा खाना खाया और फिर वापस अपने कमरे में आ गया। वह बुरी तरह हताश था और आने वाली मुसीबतों को लेकर चिंतित था। आखिर इससे बाहर कैसे निकला जाए? सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि यह सब शुरू कहां से हुआ, यही समझ में नहीं आ रहा था। रास्ता कैसे मिलेगा, क्या करना चाहिए? बस सवाल ही सवाल थे। उसके पास कोई जवाब नहीं था।
सिर्फ वह डायरी थी जिसमें संख्याएं लिखी थीं। बस वही एकमात्र सुराग था, लेकिन उससे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह डायरी अर्जुन ने बेवजह नहीं लिखी, इसमें ही सब कुछ छिपा है, इतना तो तय है। डायरी के पहले पन्ने पर लिखी संख्या 465 का अर्थ जब तक समझ में नहीं आता, तब तक आगे की किसी संख्या का भी कोई मतलब निकालना मुश्किल था। ईशान ने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कब रात हो गई उसे पता ही नहीं चला। खाना खाकर वह बेडरूम में आ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर मैं आज सोया ही नहीं तो क्या होगा, क्योंकि यह खेल तभी शुरू होता है जब मैं रात में सोता हूँ। ईशान ने ठान लिया कि आज वह पूरी रात जागेगा। उसने अपने मोबाइल पर एक धार्मिक पुस्तक की पीडीएफ खोली और पढ़ने लगा। अगर मैं ईश्वर के बारे में सोचता रहूं, तो यह नकारात्मक शक्ति मेरे दिमाग पर कब्जा नहीं कर पाएगी। यही सोचकर वह किताब पढ़ने लगा। मध्य रात्रि हो चुकी थी। उसने ब्लैक कॉफी पी और अभी भी जागा हुआ था। उसने पीडीएफ पढ़नी शुरू की। पहला पन्ना पढ़ने के बाद उसने स्क्रॉल डाउन करके दूसरा पन्ना खोला। पूरे पन्ने पर बस यही वाक्य कई बार लिखा हुआ था। ईशान के अवचेतन मन को इस वाक्य का अर्थ समझ में आ गया। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, खेल शुरू करने के लिए। उसने घड़ी देखी, रात के 2 बज चुके थे। उसने फिर स्क्रॉल डाउन किया। अब किताब का सामान्य पाठ्यक्रम फिर से दिखाई देने लगा। ईशान उसे पढ़ने में मग्न हो गया। वह ध्यान मग्न होता गया और कब उसकी तंद्रा लग गई उसे पता भी नहीं चला। वह स्क्रॉल करता रहा। 5-6 पन्ने पढ़ते पढ़ते अब वह 7वें पन्ने पर पहुंच चुका था और वहां लिखा था रर त्रैलल से, जिसका अर्थ था धन्यवाद। ईशान की तंद्रा टूट गई। वह होश में आया। मैंने इस धार्मिक पुस्तक में आखिर क्या पढ़ा था? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? वह अपनी याददाश्त पर जोर देने लगा। तभी उसकी नजर मोबाइल स्क्रीन पर गिरे हुए बालों के गुच्छे पर पड़ी। एक पल के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल उसके मन में संदेह पैदा हुआ। उसने सामने लगे आईने में देखा और उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसके सिर पर कई जगहों पर बड़े बड़े गंजे धब्बे पड़ चुके थे। उसके घने बाल झड़कर कंधों और शरीर पर गिरे हुए थे। ईशान का कलेजा मुंह को आ गया। उसने तुरंत मोबाइल नीचे रखा। यह कैसे हुआ? उसने घड़ी देखी और अब उसे जो झटका लगा वह उससे भी भयानक था। कुछ देर पहले उसने घड़ी में रात के 2 बजे देखे थे और अब 4:30 बज चुके थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर यह सब कब हुआ? जो कुछ भी हो रहा है यह हकीकत है या कोई भयानक सपना? इसी ऊहापोह में उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेड पर बेहोश होकर गिर पड़ा।